नमस्कार दोस्तों बरसों बरसों जिस शख्स को रूबरू या फ़ोन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हों, पहली बार उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी अनुपस्थिति में उसे शुभकामनाएं देना बड़ा उदास करता है। बहरहाल जन्मदिन का मौका ऐसा होता है कि इस मौके पर बहुत सी बातों को दरगुज़र करना पड़ता है, क्योंकि वो दिन याद करने का दिन होता है जिस दिन उस शख्स ने इस धरती पर पहली बार किलकारी भरी थी, पहली बार कदम रखा था या पहली बार अपनी मुस्कान बिखेरी थी। मैं आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो शख्स, आप विश्वास शायद आपको शुरुआती दौर में मुश्किल लगे, लेकिन कोई भी एक शख्स मित्रों एक ही ज़िंदगी में एक सफल पत्रकार, चर्चित पत्रकार, एक सफल क्रिकेटर, एक सफल संगीतकार और इसके अलावा एक सफल संसदज्ञ, संसद का मेंबर, सदन का सक्रिय सदस्य जो है वो रहा हो लगातार, और जिसने पहले ही इलेक्शन में पिछले सारे कीर्तिमान ध्वस्त करके अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ा हो, ऐसा शख्स एक ही ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा भूमिकाएं निभा जाए, ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ये भूमिकाएं सिर्फ निभाई नहीं, बल्कि उन सारी के सारी भूमिकाओं को हमारे आज के महानायक अश्विनी कुमार ने जिया, भोगा और दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम की और बताया कि ज़िंदगी क्या होती है। सबसे बड़ी बात ये महसूस करता हूँ कि उस शख्स ने डिफ़ाइन किया इस बात को कि अगर आप में कुछ नैतिक बल है, कुछ आप में मॉरल शक्ति है, कुछ आप में सिद्धांतों की बात कायम है, कुछ आपके रगों में कुछ कर गुज़रने की क्षमता दौड़ रही है, तो उस वक्त आप बहुत सारी भूमिकाएं सशक्त ढंग से एक ही ज़िंदगी में निभा सकते हैं। ये इस शख्स ने, इस मेरे नायक ने सिद्ध किया, अश्विनी कुमार ने। और ऐसे शख्स मैं महसूस करता हूँ कि सदा जीवंत बने रहते हैं। उनके चले जाने के बाद भी महसूस होता है कि नहीं, वो शख्स हमारे बीच में आज भी है, क्योंकि एक रूहानी जो प्रेजेंस है, एक आध्यात्मिक प्रेजेंस, वो हमेशा बनी रहती है। जिस्मानी प्रेजेंस अगर थोड़ी हाशिए पर भी चली जाए ज़िंदगी, और अगर उसको अपनी तरफ से हटा भी ले, सामने से मुख्य मंच से हटा ले, उसके बावजूद लगता है कि नहीं, ये शख्स अपनी कृतियों के कारण, अपने कर्मों के कारण और अपनी उपलब्धियों के बूते पर ये आदमी आज भी हमारे बीच में है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, एक बात कहकर मैं उसके विस्तार में थोड़ा सा जाना चाहूँगा। इस शख्स के बारे में बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़े शब्दों में उसको समेटने का प्रयास करूँ। एक नामुमकिन बात को मुमकिन करने का एक ये प्रयास होगा। मित्रों, इस शख्स ने शायद ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया हो कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतों से रूबरू मुलाकात की, और जिनसे रूबरू मुलाकात की उनमें मिखाइल गोर्बाचोव जैसे व्यक्ति भी थे, उनमें क्लिंटन जैसे व्यक्ति भी थे, और उनमें अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। एक पत्रकार के रूप में इतने बड़े कैनवस पर कोई अपनी भूमिका निभाना और अपनी छाप छोड़ना दूसरों पर, ये बहुत मुमकिन नहीं होता। बहरहाल इस शख्स ने किया, इस शख्स ने सारी भूमिकाओं को जिया और हमारे सामने उपलब्धियों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, जब भी भारतीय पत्रकारिता और विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता की बात चलेगी, अश्विनी कुमार का नाम आपको स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। उसके कारण हैं, सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि अभी पिछले वर्ष वो हमसे अलग हुए, सिर्फ ये कारण नहीं है। पत्रकारिता की दुनिया में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी और उनसे पहले बाबू बालमुकुंद गुप्त, इन दोनों के बाद तीसरा कोई ऐसा नाम मिलेगा जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए, तो वो अश्विनी कुमार का मिलेगा। और ये मित्रों बड़ी गज़ब की बात है कि विशेष रूप से ये उल्लेखनीय बात है कि आपको कोई भी समाचार पत्र, भारतीय तो क्या, मैं पूरे विश्व की पत्रकारिता की बात करता हूँ, जिसमें संपादक ने निरंतर बरसों तक 2 संपादकीय दिए हों, एक मुखपृष्ठ संपादकीय
और एक भीतर संपादकीय पृष्ठ का संपादकीय लेख। कारण ये था, मैं कई बार पूछता था अश्विनी जी से कि ये फ्रंट पेज तो जो एडिटोरियल है, ये संपादकीय, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये तभी लिखा जाता है जब संपादक महसूस करे कि अब सीधा पाठकों से सबसे पहले मुखातिब होना बहुत ज़रूरी है। और आपने इसको एक नियम बना लिया है, तो ये नियम का औचित्य क्या है? तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, मुझे अब तक याद है। उनका ये कहना था कि जब देश की परिस्थिति ऐसी हो, जब मुद्दे ऐसे हों जिन मुद्दों पर मुखातिब होना पाठकों के साथ या देशवासियों के साथ ज़रूरी हो जाए, तब इन बातों से रुका नहीं जा सकता। तब हमेशा ये महसूस होता है कि नहीं, आज भी मुख पृष्ठ वाली बात है। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश का घटनाक्रम ऐसा रहा जिस घटनाक्रम में उनको ये ज़रूरत महसूस होती रही कि पाठकों से सीधा जो संबंध है वो मुख पृष्ठ संपादकीय के ज़रिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात इनमें जो विशेषता थी, मैं समझता था कि संस्कारों की बात थी। संस्कारों की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब भारतीय पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे तो पंजाब केसरी एकमात्र ऐसा अखबार है जिसको शहीदों का अखबार भी कहा जाता है। कोई भी विश्व के प्रेस में आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें किसी एक समाचार पत्र के संचालक और उसके बाद संपादक और उनके साथ साथ लगभग 90 पत्रकारों ने जो उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी शहादत दी हो आतंकवाद के ख़िलाफ़ जूझते वक्त, कलम के लिए, कलम की मर्यादा के लिए, कलम की गरिमा के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जानें कुर्बान की। ऐसी मिसाल आपको विश्व के पत्रकारिता के इतिहास में नहीं मिलेगी। मित्रों, मैंने इनके संस्कारों को पनपते हुए देखा है। मुझे याद है कि पंजाब में जब ये पंजाब केसरी का प्रकाशन अचानक, तब ज्ञानी ज़ैल सिंह मुख्यमंत्री थे, अचानक उन्होंने अपने ढंग से पंजाब केसरी को एक सबक सिखाने का प्रयास किया और पंजाब केसरी की बिजली काट दी गई। ये सोचकर कि दबाव के नीचे पंजाब केसरी अपनी नीतियों में, अपनी निर्भीकता के तेवर में कुछ बदलाव लाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त लाला जगत नारायण जी ने, अश्विनी जी के दादाजी ने, अमर शहीद, मैं उन्हें बोलता हूँ कि अमर शहीद लाला जगत नारायण ने ये निर्णय लिया कि बिजली चाहे कटे, चाहे कुछ भी हो, अखबार का जो है वो प्रकाशन, मुद्रण कभी भी ठप नहीं होगा। और तब उन्होंने अपने कुछ ग्रामीण दोस्तों की मदद से ट्रैक्टरों पर मशीनें चलाईं और ट्रैक्टरों के पटे बांधकर मशीनों के साथ अखबार को निरंतर छापा और सरकार की जो दमनपूर्ण जो नीति थी उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक पत्रकारिता की इतिहास में क्रांतिकारी बात हुई। और इसमें जब मैं संस्कार की बात करता हूँ तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों बाद जब ज्ञानी ज़ैल सिंह ने, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जब उन्होंने सोचा कि अब ये कोई समझौता वार्ता ही कर लेनी चाहिए, ये दमन से लाला जी अपने तेवर नहीं बदलेंगे। इस पंजाब केसरी की रगों में, पंजाब केसरी की एक एक कलम की एक एक बूंद में आग है। इस आग को जज़ब करना, इसको मध्यम स्वर देना एक ही तरीका है कि आदमी अपनी भूलें स्वीकार करे और जो प्रेस की फ्रीडम है जिसके लिए लाला जी जूझते रहे हैं उसको बहाल किया जाए। उन्होंने तत्कालीन अपने एक मंत्रिमंडल के सदस्य, जो बाद में लोकसभा का अध्यक्ष भी बने लोकसभा के, चौधरी बलराम जाखड़, उनको विशेष रूप से भेजा कि आप लाला जी से मिलकर आइए और मेरी ओर से जो उनको कष्ट पहुंचा है उसके लिए मेरी ओर से क्षमा याचना भी कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हम लोग प्रेस की स्वाधीनता का पूरा सम्मान करेंगे। मित्रों, मुझे याद है कि उस दिन जब बलराम जाखड़ लाला जी से मिलने गए तो लाला जी अपने आवास के पहली मंजिल पर बैठे थे और नीचे दालान में सबसे पहले जाखड़ साहब ने अश्विनी जी के पिता और शहीद रमेश जी से बातचीत शुरू की। शहादत उनकी बाद में हुई थी, लेकिन उनको अब भी जब याद करना हो तो शहीद शब्द लगाना बड़ा ज़रूरी मालूम पड़ता है। तो रमेश जी से बात की कि इस तरह से मैं मुख्यमंत्री की ओर से आया हूँ, मैं उनकी ओर से क्षमा याचना भी करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि सरकार कभी भी आपके समाचार पत्र की जो स्वाधीनता है, जो स्वाधीन स्वर है, उसको कुचलने का या उसके दमन का कभी प्रयास नहीं करेगी।
मित्रों, रमेश जी ने कहा कि ये निर्णय तो जो भी लेना होगा लाला जी लेंगे। और लाला जी के कानों में पहली मंजिल पर बैठे बैठे ये बात जब सुनाई दी उनको कि नीचे कुछ बात हो रही है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि रमेश क्या है, कौन आया है, किससे बात हो रही है। तो रमेश जी से नीचे से कहा उन्होंने कि लाला जी, ये बलराम जाखड़ साहब आए हैं और ज्ञानी ज़ैल सिंह के दूत के रूप में आए हैं और ये चाहते हैं कि ये क्षमा याचना भी करें और ये आपको आश्वासन दें कि समाचार पत्र की जो स्वाधीनता है, कलम की स्वाधीनता, उस पर कोई सरकार की ओर से कोई दमन की प्रक्रिया नहीं चलेगी। लाला जी ऊपर से बोले थे कि रमेश, अगर इनसे कोई भी समझौते की बात की तो तुम मेरा पुत्र नहीं होगा, मैं तुम्हें डिसओन कर दूंगा। हम लोगों ने कलम की मर्यादा का हमेशा पालन किया है और हमारी रगों में लाला लाजपत राय और अन्य जो संपादक जो इसके जो परंपरा में रहे हैं, विशेष परंपरा में रहे हैं, उनका नाम हमारी रगों में दौड़ रहा है, उनका संदेश हमारी रगों में कायम है। हम कभी समझौता सरकारों से नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, ये इनको कन्वे कर दो। और मुझे याद है कि तब अश्विनी जी नीचे रमेश जी के पास खड़े थे और ये रमेश जी के बाजू पकड़कर अपने पिताजी का कह रहे थे कि लाला जी ठीक कह रहे हैं, हमें समझौता नहीं करना। अब अंदाज़ा लगाइए, उस वक्त अश्विनी जी की उम्र मात्र 16 साल की थी, लेकिन संस्कारों में तभी 15-16 साल की उम्र होगी। ये 72-73 की बात है और इनका जन्म 1956 का है, तो लगभग इतनी उम्र होगी। तो इनका मतलब ये है कि संस्कार शुरू से ही ऐसे मिले थे कि कलम की मर्यादा, कलम की गरिमा, कलम की स्वाधीनता और जो इसकी जो पवित्रता है कलम की, उससे कभी भी समझौता नहीं करना। उन्होंने नहीं किया, अंतिम क्षण तक नहीं किया। परिवार में भी बहुत सारी दुखद घटनाएं घटी, कुछ बिखराव के बिंदु भी आए, कुछ इनसे बड़ा आघात भी इनको लगा कई बातों का, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद कभी ये नहीं किया कि कलम की मर्यादा के साथ कोई भी समझौता करें। तो ऐसी जो शख्सियत है जो भारतीय पत्रकारिता में एक अनूठा स्थान रखती है, इनको ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही भूलना चाहिए, क्योंकि ये एक लैंप पोस्ट हैं, ये दीप स्तंभ हैं भारतीय पत्रकारिता के, क्षेत्रीय पत्रकारिता के और विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता के, जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे तो ये मान्यता है कि ये अपने जाने के बाद भी अपने बच्चों, तीनों बच्चों जो कि उतने ही कर्मठ हैं, उतने ही कलम की मर्यादाओं को समझने वाले हैं, और अपनी पत्नी किरण जी के माध्यम से ये जो ज्योति उन्होंने जलाई थी स्वाधीन कलम की, ये ज्योति सदा प्रज्वलित रहेगी और इसको कभी भी कोई भी इस पर आँच नहीं आने दी जाएगी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।